तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। आई एम अभिषेक शुक्ला, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शुक्ला और आज हम लोग यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण फॉर क्लास 10th ICSE बोर्ड। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पूरी हिंदी व्याकरण डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th ICSE के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 30 to 40 मिनट में आपकी पूरी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको 30 to 40 मिनट पूरे ध्यान से देने हैं, एकदम चालाकी के साथ वीडियो को देखना है और आपको एक कोना पकड़ के बैठ जाना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे। तो क्या होगा, इससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, मतलब पूरी व्याकरण क्लियर हो जाएगी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आप बहुत लोगों का कल पेपर है, इस वजह से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो मेरा भी कल पेपर है, इस वजह से मेन पर्पस है ये वीडियो बनाने का। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आप लोग पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है, अगर हम लोग हिंदी का सिलेबस देखें तो हम लोग का निबंध जो है वो सबसे पहले पूछा जाता है और वो 15 मार्क्स का होता है। तो वैसे आपको निबंध लास्ट में करना चाहिए, बचे हुए 20 to 25 मिनट में, क्योंकि अगर आप पहले करते हो ना तो सोचने में टाइम लग जाता है। अगर आप बाद में करोगे तो आप लेट सपोज आपको नहीं आ रहा है तो आपने थोड़ी देर सोच लिया, नहीं आया फिर कर दिया, लेकिन अगर आप पहले निबंध को अटेम्प्ट करते हो तो आपके बाकी क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताएंगे, निबंध लिखने से पहले आपको पेज में दोनों साइड मार्जिन बना लेनी है। ये आई होप आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग जब भी निबंध लिखा करिए तो दोनों साइड मार्जिन बना लीजिए। अब देखिए, निबंध के मेनली 3 पार्ट होते हैं, मतलब कि जब आप निबंध की सबसे पहले हेडिंग डालोगे तो आप लोग यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, तो आप लोग को दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निबंध की हेडिंग डालना है। ओके, निबंध की हेडिंग डालने के बाद आपको डालना है शीर्षक। तो शीर्षक का हम लोग ये भी कह सकते हैं हेडिंग और टॉपिक। पहले आपने हेडिंग डाल दी शीर्षक, उसके बाद आप करेंगे प्रारंभ, इंट्रोडक्शन देंगे। तो प्रारंभ में जैसा अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसे आते हैं, तो वो बात की बात है, लेकिन अभी यहाँ आपने सबसे पहले प्रारंभ कर लिया है, मतलब आपने एसे की स्टार्टिंग कर दी है। अब आपको एसे की स्टार्टिंग में मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। देखो, एसे की स्टार्टिंग में अगर आप कुछ अच्छी पंक्तियाँ या कोई अच्छा दोहा या फिर कुछ अच्छी लाइनें जो किसी के द्वारा कही गई हैं, तो अगर आप उन सभी चीज़ों को, या अच्छी कोई पोयम हो आपकी चार लाइन की, तो आप लोग लिख सकते हैं। कोई दोहा हो गया तो उससे आप लिखेंगे ना इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग में उसी का इफेक्ट पड़ेगा ना, तो टीचर को अट्रैक्टिव लगेगा, इससे आप लोग का मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा है। और देखो, जो प्रारंभ है हमारा वो मैक्सिमम आप लोग जान लीजिए, मिनिमम 5 लाइन का और मैक्सिमम 7 लाइन का, मतलब 5 to 7 लाइन के बीच में आपको अपना शीर्षक देना है, मतलब इंट्रोडक्शन देना है। और ये 2 से 3 मार्क्स का होता है, मतलब आपको अगर आपने अच्छा से इंट्रोडक्शन दे दिया तो 2 से 3 मार्क्स पक्के। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारी बॉडी, मतलब मध्य भाग, बीच का कंक्लूजन, सॉरी इस कंक्लूजन नहीं कहते हम लोग उसे, मध्य भाग बीच का पार्ट होता है, वो होता है आपका 10 मार्क्स का। इसी में आपको दिमाग लगाना होता है। दिमाग ये लगाओ कि अगर हम लोग उसको एक ही पैराग्राफ में करेंगे तो नंबर कटेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 पैराग्राफ करने होते हैं। मतलब कि 2 से 3 पैराग्राफ कहने का मतलब है कि अगर आप लोग 2 से 3 पैराग्राफ में करोगे तो उसमें आपका फायदा हो जाएगा। पैराग्राफ का एक पैराग्राफ 10 to 12 लाइन का होगा, तो 2 से 3 पैराग्राफ 20-25 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, 7 लाइन आपने पहले लिखी, 25 फिर लिखी, टोटल 32 लाइन हो गई। उसके बाद आप जब आपका कंक्लूजन आएगा, उपसंहार आएगा, तो उपसंहार वो भी 2 से 3 मार्क्स का होता है। वहाँ पर भी आपको 5 से 7 लाइन ही का लिखना है, एक पैराग्राफ। तो आपने एक पैराग्राफ का प्रारंभ किया, 2 पैराग्राफ में मध्य भाग किया और चौथे पैराग्राफ में आपने उपसंहार कर दिया। तो 4 पैराग्राफ में आपका ऐसे खत्म हो गया। चलो, अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि कहाँ पर कितने मार्क्स मिलते हैं। प्रारंभ में आपको 2 से 3 मार्क्स मिलेंगे, मध्य भाग में आपको 10 मार्क्स मिलने के चांस मिलते हैं, मतलब मध्य भाग का 10 मार्क्स होता है, और जो उपसंहार होता है उसका 2 से 3 मार्क्स। अब देखो, अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, आप लोग बोर्ड पर बने रहिए तो आप लोग को सब समझ में आएगा। तो वो जो टिप्स हैं हमारी, तो देखो, ड्रॉ मार्जिन ऑन बोथ द साइड। सबसे पहली बात है कि आप एक को ऐसे का एक पेज मिल गया है, आपको दोनों साइड मार्जिन बनाना है, फिर आप लिखना शुरू करोगे। दूसरी बात आती है राइट हेडिंग। अब उसके बाद आपको हेडिंग लिखना है, फिर यूज पंचुएशन, मतलब लेट सपोज आपने कोई बात कही, जैसे कि
महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। आपको वो बात लिखनी किसी ऐसे मानो आ गया मातृभूमि का ऐसे आ गया तो आप उसके बाद उसको लिखना है, तो आप एक करो मरो का नो डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करके लिखेंगे ना तो अट्रैक्टिव लगेगा। फुल स्टॉप का पर्टिकुलर यूज करिए, कॉमा का यूज करिए, और इसी तरह आपको जब इस तरह का आप यूज करेंगे ना तो टीचर को अच्छा लगेगा। सेमी कॉलन का यूज करिए, अर्ध विराम का, अल्प विराम का, ये सभी चीज़ें जितने भी विराम होते हैं, पंक्चुएशन होते हैं, सभी का आप अच्छे से इस्तेमाल करें। इसमें आप इस्तेमाल करें, तो ये सब चीज़ें आप करेंगे ना तो ऐसे अट्रैक्टिव लगेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि पेपर में किस तरह कैसे पूछा जाता है। आप देखो उसके बाद गुड हैंड राइटिंग। गाइस मैं आपको बता दूं मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि ऐसे बड़ा होता है। लेकिन आप लोगों को करना है हैंड राइटिंग अच्छी करके ही लिखना है, क्योंकि उससे नीटनेस होती है। ये नहीं है कि अगर आप गंदी राइटिंग लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। गंदी राइटिंग लिखोगे तो टीचर को नहीं समझ में आएगा, इस वजह से मार्क्स कटते हैं। बाकी गंदी राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते। अच्छी राइटिंग के मिलते भी नहीं है, भी नहीं है। अच्छी राइटिंग क्या होता है, टीचर मार्क्स थोड़े कम काटता है। ओके चलो, उसके बाद आपको अब मैं बता दूं कि इसे कितने पेज का होना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बता दिया कैसे कैसे लिखना है, वो कितने पेज का होना चाहिए। उसमें आपके 250 से 350 वर्ड होने चाहिए। तो आप 250 मान के मत चलो, आप 350 मान के चलो, मुझे 350 लिखना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो यहाँ आया था गया चला गया, मतलब आया था गया, इसका कोई मतलब ही नहीं। आप वहाँ पर जो शब्द प्रयोग करते हो, लेट सपोज आपको समय पर लिखना है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो समय एक वर्ड हो गया, सदुपयोग एक वर्ड हो गया, बस यहाँ पर आपको 2 ही वर्ड गिने जाएंगे। इस तरह करके आपको 350 वर्ड का अगर आप ऐसे लिखते हो तो मतलब माइनस करके 250 वर्ड का हो जाता है। ओके चलो, उसके बाद अगली पॉइंट आती है अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग ना गलत होने पाए। उसके बाद एडजेक्टिव को ज़्यादा यूज़ करो। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई एक अच्छा सेठ था। ओके आपने क्या किया, जैसे किसी सेठ का नाम हो गया राजा राम मोहन रॉय, एक अच्छे सेठ थे नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राजा राम एक अच्छे सेठ थे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो ये अच्छे नहीं होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं राजा राम एक दयालु सेठ। इस तरह कर सकते। राजा राम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी हो जाए, जैसे आप ही होंगे आप बहुत ही दयालु इंसान हैं, अब आप अच्छे हैं दयालु, आपको दयालु लिखना पड़ेगा। मतलब एडजेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। और उस पर्टिकुलर ऐसे में आपको मुहावरे का यूज़ करना चाहिए, दोहे का यूज़ करो, कोई थॉट का यूज़ करो और गुड लाइन का यूज़ करो, इससे इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट वन इज आप उन चीज़ों को याद रखो, जैसे आपके अगल बगल कोई चीज़ें होती हैं, आप उन इंसिडेंट को याद रखो, ताकि आपको कभी जगह न रहे। मतलब जो सोचने वाला ऐसे आता है जिसमें आपको थिंक करके लिखना होती है, कहानी बनानी होती है। मान लो एक पुलिस और एक लड़के के बीच में कहानी बनानी, तो आप लोग को अगर कुछ इंसिडेंट्स याद रहेंगे तो आप लोग उससे रिलेट करके लिख पाओगे। ओके अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो हिंदी निबंध जनरली किस टॉपिक पर आता है, तो देखो पहला मैंने 7 डिवीज़न किए हैं। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने 7 डिवीज़न किए हैं, पर्यावरण, धरती, प्रदूषण, वृक्ष, जनसंख्या, जल। ओके तो ये 7 डिवीज़न हो गए हमारे पास। उसके बाद मतलब कि हमने 7 डिवीजन किया कि जनरल टॉपिक्स पर ऐसे कैसे आता। देखो पर्यावरण, धरती, प्रदूषण, वृक्ष, जनसंख्या, जल, इन सभी पर आएगा। तो आप पता क्या करना है, ये सभी एक तरह से हैं। अगर आप इनमें से कोई 1 या 2 पढ़ लेते हो ना, तो आपकी ये 7 मतलब जो पहला डिवीजन है उसमें से आपके सारे ऐसे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मातृभूमि, देशभक्ति, किसान, सैनिक, सेना, राष्ट्रीय एकता, ये सब मिलते जुलते। तो यहाँ पर अगर आप लेट सपोज आपने देशभक्ति कर ली ना, तो अगर आपने देशभक्ति के बारे में पढ़ लिया तो आप मातृभूमि में भी उसे एडजस्ट कर सकते हो, सैनिक में भी कर सकते हो, सेना में भी कर सकते हो, राष्ट्रीय एकता में भी कर सकते हो। उसके बाद विज्ञान, आविष्कार, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और ये सब भी एक ही तरह होता है। तो आपको किसी 1 या 2 को पढ़ लेना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर दहेज, सामाजिक समस्याएं, अशिक्षा, महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसान साक्षरता, तो ये सब भी एक तरह के। उसके बाद आती है मित्रता, दोस्ती, संगति, अनुशासन, कर्म, वैल्यूज। तो ये सब चीज़ें भी उसी तरह होती हैं, मतलब इनमें भी ये सब एक ही तरह के होते हैं। उसके बाद स्वस्थ, आप देखो यहाँ पर आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। स्वास्थ्य, योग, सेहत, स्वच्छता। अगर आप स्वच्छता करते हो तो आपको बीमारी नहीं होती, बीमारी नहीं होगी तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। योग करते हो तो स्वस्थ रहोगे।
तो बस मतलब ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद आत्मकथाएं, दृश्य का विवरण, तो ये सब हो गया हमारे 7 डिवीजन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम पड़ेगा आगे। चलो अब हम लोग हिंदी का निबंध का बोर्ड पेपर का एक एग्जाम्पल देखते हैं प्यारा सा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इसको मैंने जूम कर दिया, इसको आप लोग देखो। वर्णात्मक नरेटिव होता है, विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव होता है, विचारात्मक रिफ्लेक्टिव होता है, भावात्मक अब्स्ट्रक्टिव होता है और चित्रमय पिक्टोरियल। भावात्मक जिसमें आपको अपनी कहानी, विचारात्मक सोचने वाला, विवरणात्मक होता है और वर्णात्मक लिखने वाला। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, प्राचीन काल प्रातःकालीन भ्रमण से क्या लाभ है, मतलब आप सुबह उठ के जब भ्रमण करते हो तो उसके क्या फायदे होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए, यहाँ पर आपको सोचना है, कल्पना कीजिए कि आप कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीत गए, उससे आप कोई 3 कार्य कौन से कार्य करेंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको सोचना है 5 करोड़ जीत गए, वैसे जीतते नहीं, बहुत कम लोग जीतते, अब आपको क्या उसका उपयोग करोगे, अभी आपके पास आए नहीं, मतलब आपको अपनी थिंकिंग बढ़ानी, इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है। ओके, फिर ऐसी बात हमारा तीसरा, असफलता ही सफलता का आधार है। असफलता ही सफलता का आधार है, मतलब आप जितनी बार कोशिश करोगे, अब मान लो आप बार हार रहे हो लेकिन आप कोशिश करते हो तो आपको एक्सपीरियंस आता है। ओके, अनुभव होता है। चौथा, एक कहानी लिखिए। देखिए आ गया विवरण, मतलब सोचने वाला है। एक कहानी लिखिए जिसके आधार पर उक्ति वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब वही मनुष्य है जो कि दूसरे मनुष्य के लिए मरे, तो इसको आपको सोच के लिखना है। फिर आता है नीचे दिए गए चित्र पर, तो ध्यान से देखिए और इसके आधार पर आप एक कहानी लिखिए। तो ये हो गया हमारा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारा, मैंने आपको कहा था कुछ अच्छी पंक्तियाँ, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो मैंने कुछ अच्छी पंक्तियाँ भी ढूंढ के लाई हैं सिर्फ आपकी डिमांड पर, आपके लिए। देखो पहला देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। और दूसरा देखो, जैसी संगत वैसी रंगत, ये आप अगर मित्र का ऐसे आया है, संगत का ऐसे आया तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मतलब कि जब अगर इंटरनेट या मोबाइल का आया। और सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा मातृभूमि या देशभक्ति में, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा है, ये भी मातृभूमि में आ जाएगा। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये भी आ जाएगा हमारा। फिर उसका संसार का आधार सत्य ही है, सत्य की कभी हार नहीं होती, मतलब संसार का आधार क्या है, सत्य, और सत्य की कभी हार नहीं होती, ये भी अच्छा है। सादा जीवन उच्च विचार, मदर टेरेसा। जल ही जीवन है, जल पर आ गया या जल प्रदूषण पर आ गया तो आप लोग वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर नारी और पुरुष दोनों समाज के प्रमुख अंग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महिलाओं को तो शिक्षा का उजियारा, पढ़ लिख कर करे रोशन जग सारा। ओके, ये भी अच्छा है। सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज, तो ये कुछ अच्छे वर्ड थे। अब देखो यहाँ पर मुहावरे हैं कुछ जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जननी और जन्मभूमि दोनों महान है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पेड़ ही जीवन देने वाले, बनने हमको है रखवाले, मतलब पेड़ हमको जीवन देते तो मेरा रखवाला बनना। संतोषी सदा सुखी, ये हो गया। ओके, तो ये सब हमारे कुछ अच्छे आइडियम्स मुहावरे। अब 2-3 और बच्चे हैं, इनको देख लेते हैं। हर रोग को अब तोड़ना है, योग से नाता जोड़ना है। योग वाला ऐसे आ गया, स्वस्थ वाला आ गया, तो आप लोग यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। योग कीजिए, रोग को दूर भगाइए, ये भी उसी में आ जाएगा। इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, ये आप समय में लिख सकते हैं। सपने सच हो इसके लिए सपने देखना जरूरी है, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया था। जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए, मतलब जो बदलाव आप लोग दूसरे में देखना चाहते हैं वो पहले अपने आप में लाइए। सो गाइस, यहाँ से होता है हमारा निबंध का कंसेप्ट करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं औपचारिक पत्र की पत्र लेखन। ओके, हम लोग किसकी बात करेंगे? औपचारिक पत्र लेखन की। तो देखो, फॉर्मल पत्र की बात करेंगे, मतलब जो आप किसी भाई अधिकारी को लिखते हो या किसी नगर निगम को लिखते हो या किसी स्कूल को लिखते हो, तो वहाँ पर आप लोग पत्र लेखन का इस्तेमाल करते हो। कौन सा? फॉर्मल, औपचारिक। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ध्यान से देखना, नंबर यहीं पर मिलेंगे। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ।
सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता, आप जहाँ पर रहते हैं। उसके बाद दिनांक, आप जिस तारीख को वो लेटर लिख रहे हो, जिस तारीख को आपके स्कूल में पेपर होना है, उस टाइम पे जो डेट होगी वो लिखना है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर सेवा में मतलब आप जिसको बता रहे हो, प्रधानाचार्य, ऑफिसर या कोई नगर निगम उच्च अधिकारी है कोई, तो वो लिखोगे। फिर आप लोग उसका पता लिखोगे और फिर उसके बाद आप लाइन छोड़ोगे। फिर आता है विषय क्या होता है, मतलब आप किस बारे में उनसे चर्चा करने वाले हो, किस चीज़ के बारे में आप उनसे पूछने वाले हो, तो वो किसमें आ जाएगा आपका विषय में। मतलब मेन टॉपिक आप लेट सपोज आप करेंगे हमारे बगल में बहुत गंदगी हो रही है, तो मतलब कि सफाई करवाने के लिए आप उनसे बात करो, तो इसके लिए आप एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट विषय लिखोगे। फिर संबोधन लिखोगे, संबोधन आप सभी को पता है। फिर अनुच्छेद, पैराग्राफ 1 आता है। पैराग्राफ 1 को आप कुछ इस तरह लिखोगे, सविनय निवेदन है कि मेरे नगर रायबरेली में बगल वाले घर के पीछे बहुत ही बड़ा जंगल है, जिसमें बहुत सारे कुछ कूड़े कचरे फेंके जाते हैं, और वो जो है जानवरों के, जो उड़ने वाले जानवर होते हैं, उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, हम लोग के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से कृपया उसकी सफाई कराएं। तो ये आपने नगर निगम को इससे लिखा, तो आप लोग इस तरीके। फिर दूसरे पैराग्राफ में आप बताएंगे, अभी मैंने शुरुआत की, आपको क्या कहना है उनसे, आपने शॉर्ट बोल दिया, सविनय निवेदन है कि मुझे 2 दिन का बुखार आ गया था, इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाया। अब आपको बताना है बुखार आने का क्या कारण था, या पत्र लिखने का क्या कारण है, वो आप दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। फिर तीसरा पैराग्राफ आता है, आशा है कि आप हमारी बात को समझेंगे और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। धन्यवाद। ओके, उसके बाद समापन लिखना है और अपना नाम लिख के खत्म कर देना है। ओके, फिर आता है हमारा पत्र लेखन अनौपचारिक। गाइस, अभी मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, मैंने पत्र लेखन औपचारिक बता दिया, वो लोग इसका एक फॉर्मेट देखते हैं। तो आप लोग इसका एक फॉर्मेट देखिए प्यारा सा, तो अभी आपको समझ में आने वाला है। ओके, देखो ये है हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, 22, आपको अपना पता लिख देना है, सुदामा नगर, बनारस, पेट, जो भी है जगह, पुणे। और फिर उसके बाद आपको देखिए एक लाइन छोड़ी गई, उसके बाद आपको लिखना है दिनांक। फिर सेवा में उच्चाधिकारी नगर निगम, उनका पता लिखना है। फिर विषय आता है सड़कों की मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र। ओके, ये भी हो गया सब्जेक्ट। फिर आता है महोदय शुरू करेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं सुदामा नगर का वासी, आप उसके बाद मैं सविनय निवेदन है करके आप पूरा उसे लिखेंगे, पहला पैराग्राफ जो आप उनसे कहना चाहते हैं। फिर आपको बताएंगे उसका कारण क्या है, सड़कों में गड्ढे रहते होने की वजह से कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बारिश के मौसम में तो हर जगह सड़कों पर पानी भर जाता है, हमें गड्ढे नहीं दिखाई देते, इस वजह से अधिकतर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये आप लिखेंगे दूसरे पैराग्राफ में। फिर तीसरा पैराग्राफ आता है सड़कों की मरम्मत हेतु उपयुक्त कदम उठाइए, धन्यवाद, भव्य रमा शर्मा। ओके, हो गया, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनौपचारिक पत्र की। ओके, हम लोग किसकी बात करेंगे, अनौपचारिक पत्र की। हमने औपचारिक की बात कर ली है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इनफॉर्मल पत्र को, जो कि आप अपने फैमिली वाले को लिखते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, इन सबको जो आप पत्र लिखते हो वो होता है अनौपचारिक पत्र। फैमिली को जो पत्र लिखते हो, तो देखो इसका हम लोग एक फॉर्मेट देख लेते हैं। ये है, सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है। अगर आप अपना पता नहीं लिखोगे ना, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो, आपने पत्र किसको भेजा, आपने कहाँ से भेजा। तो आपको सबसे पहले अपना पता लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर लाइन, देखो अपना पता के बाद 3 लाइन में आ जाएगा, उसके बाद लाइन छोड़नी है, देन दिनांक लिखना है, फिर लाइन छोड़नी है, फिर सेवा में आपका पुत्र या आपका पोता, जैसा भी हो ऐसा लिख देंगे, जो रिलेशन हो आपका वो। फिर आप उसमें उनका एड्रेस लिखेंगे, विषय बताएंगे कि छुट्टी होने के लिए मैंने आपको, मतलब छुट्टी हो गई तो मैं आपसे बात करना चाहता था, इस तरह का पूछे कि अप्रोप्रिएट विषय लिखेंगे। फिर संबोधन, फिर उसके बाद पैराग्राफ 1 में लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं स्वस्थ हूँ और हमारा कक्षा 10 का परीक्षा हो चुकी है जिसमें मैं उत्तीर्ण आया हूँ, ये सब बताएंगे। फिर पत्र लिखने का कारण, आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और धन्यवाद। उसके बाद समापन कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए। चलो इसका भी हम लोग एक यहाँ पर फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो फॉर्मेट देखो इसका, देखो सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर संबोधन में लिखना है प्रिय रमा। फिर आपको सबसे पहले लिखना है, अगर आपसे बड़े तो लिखो सप्रेम नमस्ते, हम सब यहाँ कुशल हैं, आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल मंगल होगे।
कल तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर पता चला कि पढ़ाई की व्यवस्था के कारण तुम खेल कूद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। यहाँ पर खेल कूद वाला कारण आ चुका है, मतलब खेलते क्यों नहीं हो, इसके बारे में चर्चा करनी है। ये पूरा ऐसे उस पर हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है तुम्हारी सहेली, कविता या जो भी हो, तुम्हारा बेटा, ऐसे कुछ भी हो सकता है मतलब। ओके, यहाँ से हमने पत्र भी पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं, हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया। हमने निबंध लेखन पढ़ लिया 15 नंबर का, फिर पत्र पढ़ लिया 7 नंबर का। अब हम लोग आते हैं अपने व्यवहारिक व्याकरण में, जहाँ से बच्चों की अधिकतर गलती होती है। तो मैंने बहुत बार सुना कि व्यवहारिक व्याकरण में बच्चों की गलती होती है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ पर्यायवाची शब्द बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला है हमारा अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा पता है? अमीन, अमी, पीयूष, सुधा, सोम। फिर अश्व का क्या हो जाएगा? घोड़ा, घुटक, बाज, तुरंग, है। तो ये सब क्या है? घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अश्व का क्या हो जाएगा? धनुष, दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर। तो ये सब क्या हो जाएंगे? उसके पर्यायवाची। फिर असुर, अर्जुन की बात करें, अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, जो अर्जुन था उनको कौंतेय पुत्र भी कहा जाता था, तो कौंतेय पुत्र थे। देन पांडुनंदन, उसके बाद गुड़ाकेश, अर्जुन को क्या कह सकते हैं? पार्थ, कौंतेय, पांडुनंदन, गुड़केश। देन आपको क्या कहेंगे? आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन, हुतासन। बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हम लोग के पेपर में ऐसे में 2 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा हो गया तो 3 नहीं तो 2 से ज़्यादा पूछते ही नहीं। आग का क्या हो जाएगा? आग का अग्नि, अनल, पावक, दहन, हुतासन। फिर आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना। आम का क्या हो जाएगा? रसल, आम्र, सौरभ, मंजीरक। ओके, फिर आता है हमारा आंगन। आंगन का क्या हो जाएगा? आंगण, प्रांगण, अलिंद, अजिर। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इंद्र की बात करें तो इंद्र का देवराज, सुरेश, मघवा, पुरंदर, धुरंधर, सुरेंद्र, देवेंद्र। ईश्वर की बात करें तो ईश्वर के तो बहुत सारे होते हैं, प्रभु, देवता, ईष्ट, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। ओके, और यहाँ पर 5 पर्यायवाची मैं आपके लिए और लेकर आया हूँ। वैसे ही वही है, इजाजत का खाली देखना है। इजाजत का देखो, स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति। आभूषण का जेवर, भूषण, गहना। ईश्वर का भगवान, प्रभु, जगदीश। इंसान का मनुष्य, आदमी, मानव। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं विलोम शब्द का। बड़ा का छोटा, मोटा, पतला, अंदर बाहर, अच्छा खराब, अपना पराया, सुख दुख, अमीर गरीब, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य, ज्यादा कम। अब देखो, ये तो मैंने आसान बताया, लेकिन इस तरह नहीं आते। लेट सपोज आपका कोई क्वेश्चन आ गया कि अंत का क्या होगा, अंत का आपको विलोम शब्द बताना है, तो आप उसमें पता है क्या करो? दिमाग लगा के, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आ लगा दो। जैसे इन लगा दिया, या नोन है तो अन लगा दिया। इंग्लिश में तो काम चल जाता है, लेकिन हिंदी में आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे हमारा अंत का आ गया, तो आपको अगर उसका अपोजिट लिखना है, विलोम शब्द लिखना है, तो आप लिखेंगे अनंत। तो ऐसे आपको दिमाग लगा करना है। ओके, उसके बाद हम लोग कुछ मुहावरे देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं पेपर में। पेट में दाढ़ी होना, ध्यान से सुनिएगा। पहला मुहावरा है हमारा, पेट में दाढ़ी होना। तो इसका मतलब है कम उम्र में ज़्यादा जानकारी होना, मतलब कि किसी छोटे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बातें पता है, ज़्यादा नॉलेज है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि पेट में दाढ़ी होना। आजकल बच्चों को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए, उनके तो पेट में दाढ़ी होती है। ओके, उसके बाद रंग सियार होना, धूत, उसका कोई विश्वास ही नहीं है, वह तो रंग सियार है, मतलब मूर्ख है वो। सिर पर सावर होना, सिर पर सवार होना, पीछे पड़ जाना। वाक्य, सिर पर सवार मत होना, मैं तुम्हारा काम अपने आप ही कर दूंगा, मतलब जल्दी मत करना, मैं तुम्हारा काम खुद कर दूंगा अपने आप से। डंका बजाना, प्रचार करना। वाक्य, गांधी जी ने भारत की अहिंसा का डंका बजा दिया। नाच ना आवे आंगन तेरा, मतलब आता ना जाता, खाली कह देंगे ये नहीं है, वो नहीं है, इधर गलती उधर गलती, खुद में कुछ नहीं। उनको नाचना नहीं आता, लेकिन कहेंगे इधर नहीं गलती उधर गलती, हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, उसे कहते लोग नाच ना आवे आंगन तेरा। फिर नमक मिर्च लगाना, मतलब कि छोटी बात का बताना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। अंक में भरना, गले लगाना, अंक में भरना, गले लगाना। उसके बाद स्वर्ग सिधारना, मर जाना। गुस्से से लान होना,
बहुत गुस्सा करना, अंगूठा दिखाना, मना कर देना, मतलब ऐसे कोई अंगूठा दिखा दिया, कोई ऐसे अंगूठा दिखा दिया, मतलब वो मना कर रहा है। हाथ बटाना, सहायता करना, चौपट हो जाना, नष्ट हो जाना। तो ये हमारे कुछ जो है मतलब कि मुहावरे थे। अब हम लोग कुछ पर वो लोकोक्तियाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पर है। सो देखो, हम आपको अर्थ बताएंगे और लोकोक्तियाँ बताएंगे, बाकी आपको वाक्य प्रयोग खुद करना पड़ेगा। देखो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक व्यक्ति से कुछ नहीं लिया जा सकता। लेट सपोज कोई एक गांव है जिसमें एक अच्छा ऑफिसर है, अगर गांव वाले चाहेंगे तभी वो गांव जो है खराब से अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर गांव वाले नहीं चाहेंगे तो वो अकेला जो बंदा है, जो पुलिस में है, मतलब जो ऑफिसर है, वो कुछ नहीं कर सकता। अकल बड़ी अब है, शारीरिक बल से वृद्धि बल श्रेष्ठ है। मतलब कि अकल बड़ी है, जरूरी ये नहीं है कि आपकी शरीर हट्टी कट्टी हो तो लोग आपसे डरेंगे, जरूरी है कि दिमाग तेज होना चाहिए। शारीरिक बल से वृद्धि बल श्रेष्ठ है। अधजल गगरी छलकत जाए, देखो जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है ना वो ज़्यादा बताता है, जिसके पास ज्ञान, ओछा व्यक्ति अधिक उछल कूद करता है। भाई साहब पर देने को कुछ नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, ओके, तो आपको समझ में आया हो। अंत भला तो सब भला, अगर कार्य का अंत भला तो सब भला का मतलब आपके लिए सपोज आपको तीन लेवल दिए गए हैं, कोई भी किसी भी चीज़ में 3 लेवल दिए गए, आप पहला हार गए, दूसरा हार गए, लेकिन अगर आप तीसरा जीत जाते हैं तो फाइनल माना जाता है, तो उसमें आप अगर जीत गए तो आपको जीत दे दी जाती है। तो अंत भला तो सब भला। अंधी पीसे कुत्ते खाए, तो मतलब कि कुप्रबंध से वस्तु का नष्ट होता है, मतलब गुस्से से वस्तु, लेट सपोज अभी मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मोबाइल पटक दिया तो क्या होगा, फालतू में नष्ट हो जाएगा। अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए, मतलब अगर आप किसी अंधे जिसके पास दिल नाम की चीज़ है, जो एकदम क्रूर आदमी, उसके सामने आप रोगे, लेट सपोज आपने पिक्चर में देखा होगा जो गद्दार होते हैं वो एकदम क्रूर होते हैं, माँ कहती मेरे बच्चे को छोड़ दो, लेकिन ऐसा करते नहीं है, तो वो हृदयहीन के आगे टुकड़ा रोना, यही हाल है। देखो, सरकार का रवैया कुछ ऐसा हो गया कि उसके आगे प्रार्थना करना अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए जैसा है, बहुत गजब। ओपी, अंधे में काना राजा, मतलब कि मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान समझा जाता है। लेट सपोज एक गांव है जिसमें से सब अनपढ़ है, लेकिन ये कहा जाता है जिसको थोड़ा बहुत आता है तो वो क्या है, विद्वान माना जाएगा। अंधों में काना राजा। अपनी करनी पार करनी, कर्म का फल सबको, मतलब आपने जो किया है आपको भुगतना यही पड़ेगा। अपनी अपनी ढकनी, अपना अपना राज, एक मत ना होना, मतलब कि सब कोई उधर, जब आपको पता होगा जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सारे देश अलग अलग हो गए थे, मतलब एलाइड पावर अलग, सेंट्रल पावर अलग, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अपनी अपनी ढकनी, अपना अपना राज, मतलब सब अलग। अलाइड पावर में जो है फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब क्या थी, नहीं, सेंट्रल पावर में फ्रांस थी, ब्रिटेन थी, ग्रेट ब्रिटेन थी, रसिया था, और उस तरफ कौन, अभी मैं वर्ल्ड वॉर का चैप्टर लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। उसके बाद देखो, अरहर की कटिया गुजराती ताला, समान में सुखिया समान सुरक्षा करना, आगे नाक न पीछे पगहा, किसी तरह का बंधन न होना। तो ये सब हमारी क्या है, कुछ लोकोक्तियाँ थी। सो गाइस, आई होप आपको पूरी हिंदी व्याकरण समझ में आ गई हो। अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू द बेस्ट। गुड लक फॉर ऑफ यू टुमारो एग्ज़ाम। उसके बाद देखो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। सो गाइस, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अब हम लोग आपके ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे लाते रहेंगे, उसको पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।